वेलकम दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। आज है 14 अप्रैल और आज के दिन श्री डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। और आज के दिन के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लाया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जापान हैज़ अप्रूव्ड टू 10 लाख टन्स ऑफ ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर फ्रॉम विच पावर प्लांट टू ओशन। जापान ने अप्रूव कर दिया है कि वो 10 लाख टन का रेडियो एक्टिव वाटर जो है, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है, वो ओशन में यानी कि समुद्र में छोड़ेंगे। तो वो कौन सा पावर प्लांट है जहाँ से ये इतना जहरीला पानी छोड़ा जाएगा? तो वो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, काशीवाजी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ मैप में। ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है एरिया काशीवाजी करीवा, इस पे इन्होंने एक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यही है। तो इससे ये अपना रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ने का मन बना रहे हैं। और ये इस एरिया में ये पानी छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, ये 10 लाख टन पानी छोड़ेंगे। और एक स्टडी बताई है कि 10 साल में, एक डेकेड में, 10 साल में ये पूरी दुनिया के इस पानी में मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि सारी मरीन लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके और भी कंसर्न्स दिखाए गए हैं कि इस एरिया की जो मछली जो फिशिंग होती है, तो वो मछलियाँ कभी कोई नहीं खरीदेगा। ये सारा एरिया बदनाम हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका बहुत नुकसान होगा। इसके लिए कंसर्न्स चाइना की तरफ से भी आए हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि चाइना बिल्कुल इसके पास है जापान के, और साउथ कोरिया के भी आए हैं। तो इन्होंने कहा है, चाइना ने कहा है कि वी विल टेक सूटेबल एक्शन। उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे अगर जापान ने ये रेडियो एक्टिव वाटर इस सी में छोड़ा। तो एक्शन क्या लेंगे भाई? वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। आपको पता है चाइना अग्रेसिव कंट्री है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी क्या करेंगे, वॉर करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे अगर इन्होंने ऐसे पानी छोड़ा तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as brand ambassador for raising awareness for vaccination of COVID-19 cases in the state of Punjab? पंजाब स्टेट में हमारे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ब्रांड एम्बेसडर चुना है किसी सेलिब्रिटी को, फॉर रेजिंग अवेयरनेस फॉर वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 केसेस। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, गुरदास मान, विक्की कौशल, सोनू सूद, सनी देओल। सभी का कुछ ना कुछ पंजाब से बैकग्राउंड रहा है। ये जलंधर से हैं विक्की कौशल, गुरदास मान, सोनू सूद मोगा से, सनी देओल एमपी हैं। तो इसका आंसर है सी, सोनू सूद। सोनू सूद को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि पंजाब में अवेयरनेस फैलाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच एंटीवायरस इज बैंड फ्रॉम एक्सपोर्ट इन बाय इंडिया? इंडिया में कोई एंटीवायरस प्रोड्यूस होता है, उसको उन्होंने बैन कर दिया है कि वो किसी भी दूसरी कंट्री को अब ये नहीं बेचेंगे, क्योंकि इंडिया में इसकी शॉर्टेज हो रही है। तो वो कौन सा एंटीवायरस है? एंटीवायरस इंजेक्शन है ये है रेमडेसिविर। ये इंजेक्शन कोविड-19 के पहले इसे लगाया जाता था एबोला के केसेस, जब एबोला इरप्ट हुआ था अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इसका बहुत ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता था। फिर अब कोविड-19 में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये लाइफ सेविंग एक तरह के ड्रग की तरह उभरा है। तो इसकी शॉर्टेज हो रही थी इंडिया में, तो इन्होंने इसको बैन कर दिया एक्सपोर्ट के लिए कि हमारी इंडिया की पहले हम जो भी जनता है उसको प्रोवाइड करेंगे, फिर दूसरी दुनिया का सोचेंगे। तो इसका आंसर है बी, रेमडेसिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 900 आदमियों का जत्था जो किसी कंट्री में गया था माथा टेकने के लिए, वो वहाँ पर अटक गया है। इसके बारे में हमारी यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न्ड है। तो ये किस देश में फंसा है? ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान में गए थे। पाकिस्तान में कहाँ गए थे? नहीं जी, करतारपुर कॉरिडोर में नहीं गए थे। ये गए थे पंजा साहिब गुरुद्वारा। यह मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है अमृतसर। अमृतसर से इस्लामाबाद होते हुए कुछ यहाँ पर है पंजा साहिब गुरुद्वारा। तो यहाँ पर ये गए थे, वहाँ से जब वापस आ रहे थे, अभी ये कहाँ पर हैं? अभी है यहाँ पर लाहौर में।
अब है ये लाहौर में। तो लाहौर में ये वाया बस गए थे यहाँ से, अमृतसर से। तो लाहौर में ये 900 सिख श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इनको छुड़ाने के लिए हमारी एम्बेसी से, जो पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ पर बात हो रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी लगातार बात हो रही है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि इनकी सेफ्टी की जाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट भी अपना पूरा जोर लगा रही है इनको, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कुछ 3-4 लोगों की तो मौत हो गई। वहाँ पर बहुत वायलेंस चला हुआ है, बहुत वायलेंस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा था वहाँ पे इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वो फ्रांस के साथ रिलेटेड है। फ्रांस जो एक कंट्री है वहाँ पर उन्होंने कुछ इस्लाम के विरुद्ध कानून पास किया था। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी इस्लामिक राजदूत है उनको हमारे पाकिस्तान से भेज दो। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं भेजा। एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको लीड किया था, इस एजिटेशन को, और उसके बाद वहाँ पर वायलेंस हो रहा है। उसी के बीच हमारे सिख श्रद्धालु फंस गए हैं। इन 900 लोगों को वापस पंजाब लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बिना किसी कैजुअलिटी के इन्हें ले भी आएंगे। ये आ रहे हैं वाया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इन्वॉल्व पेमेंट सिस्टम टू फार्मर्स। तो किसी स्टेट गवर्नमेंट में एक फैसला लिया है कि आड़तियों को, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, आड़तियास, कमीशन एजेंट्स भी कहते हैं इनको, कमीशन एजेंट्स, पंजाब में तो सब जानते ही हैं इनको। कमीशन एजेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है पेमेंट में। आड़तियों को, फार्मर्स को जो भी फसल की पेमेंट होगी उसमें कमीशन एजेंट्स को ऐड किया जाएगा। तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ पास किया है उसके तहत सीधी फार्मर्स को पेमेंट जानी थी। कितनी मीटिंग्स हुई यूनियन गवर्नमेंट के साथ पंजाब गवर्नमेंट की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सीधी ही पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने फिर भी आड़तिया को इन्वॉल्व किया है। और उन्होंने क्या किया है, हमारे पंजाब में टोटल 28,000 आड़तियाज हैं। उसके बीच क्या किया है उन्होंने, एक ऑप्शन लगा दी है कि जब भी फसल की पेमेंट होनी होगी तो 48 घंटे के बीच बीच में आड़तिया को एक लॉगिन आईडी दी गई है। उसमें उन्होंने पे नाउ का एक बटन दबाना है। वो पे नाउ जब वो कर देंगे, उसके 48 घंटे के बीच में कर देंगे तो वो पेमेंट पहले उनके खाते में आएगी, फिर वो किसान को देंगे। अगर वो 48 घंटे में नहीं करेंगे तो 72 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली जो फार्मर रजिस्टर होगा, उस पोर्टल पे सभी फार्मर्स को रजिस्टर किया गया है, सभी आड़तियों को रजिस्टर किया गया है, तो उसके खाते में वो डायरेक्टली पेमेंट चली जाएगी। तो इस तरह का किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर है डी, पंजाब। 6th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच यूनियन टेरेटरी बिकम ट्यूबरक्लोसिस फ्री इन इंडिया। किस यूनियन टेरेटरी को ट्यूबरक्लोसिस फ्री घोषित कर दिया गया है इंडिया में? तो आप बताइए किसको किया गया है? ये किया गया है लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप जैसे आप मैप में देख सकते हैं, लक्षद्वीप केरला के पास एक द्वीप समूह है। तो ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर इसको ट्यूबरक्लोसिस फ्री घोषित कर दिया गया है। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर के इसे किया गया और जम्मू और कश्मीर के एक ज़िले को भी घोषित किया गया है एज ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है, 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि पूरे देश को ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, लक्षद्वीप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। Which report is made mandatory by the Union Health Ministry for devotees participating in कुंभ मेला in हरिद्वार। तो क्या हो रहा है, इस साल कुंभ का मेला लगेगा हरिद्वार में। उसके लिए काफ़ी आलोचना भी हो रही है सरकार की, कैसे कोविड के टाइम में कुंभ मेले को क्यों इजाज़त दी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक रिपोर्ट मांगी है सभी से कि जो ये रिपोर्ट लाएगा वही इस कुंभ मेले में एंटर कर सकेगा, इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। कुछ धार्मिक भावनाओं का मामला है, शायद इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त दे दी, क्योंकि धर्म पे नाम पे हम बोल नहीं सकते हमारी कंट्री में। तो ये है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। हर किसी को वो जो कोविड-19 रिपोर्ट है वो 72 घंटे पहले
की होनी चाहिए। आप जब भी वहाँ पर जा रहे हो कुंभ मेले में, उसके 72 घंटे के बीच में की होनी चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। और इसके लिए एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया गया है कि किस तरह से प्रोसेस होगा, वो सारा उसमें जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं श्री सुशील चंद्रा। बी आंसर है इसका, सुशील चंद्रा। हमारे पहले कौन थे, पहले थे सुनील अरोड़ा जी, अब हैं सुशील चंद्रा जी। तो सुशील चंद्रा जी को हमारा न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। रंजन गगुआ कौन है, ये हैं हमारे जो पहले होम, मैंने कल की वीडियो में बताया था ये कौन है, ये हैं हमारे पहले होम सेक्रेटरी थे, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, रंजन गगुआ। तो अगला क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत विच प्लेस इन इंडिया इज प्रपोज टू बी सेटअप एज अ कार्गो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। तो क्या है, ये जो कार्गो है आप देख रहे हैं 90% हमारा जो व्यापार है वो ओशन के ज़रिए होता है, दूसरे देशों से एक्सपोर्ट जो होता है वो ओशन के ज़रिए होता है। तो इस तरह के कंटेनर्स ये 20-24 फुट का होता है और 2-2.5 लाख का एक होता है। तो इस तरह के कंटेनर्स, ये दो हैं, इस तरह के कंटेनर्स में माल भर के जाता है। तो इस तरह के कंटेनर्स, ये इस पे मोनोपोली है चाइना की, 90 के 100 ऑलमोस्ट 100% ही ये चाइना में बनते हैं। इंडिया में ये एक भी नहीं बनता और हमें साल के 3.5 लाख के नियर अबाउट चाहिए होते हैं पर ईयर। तो इसके लिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ की 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एक जगह को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इम्प्रूव करने की कोशिश की है। वो क्या है, वो जगह है भावनगर। तो भावनगर को पिच किया जा रहा है कि वो कार्गो कंटेनर्स में इन्वेस्टमेंट करें और चाइना के मोनोपोली को हम तोड़ सकें। बेसिकली क्या है, आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि जो भी हम चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट ही करते हैं उसको हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, ताकि मेक इन इंडिया को भी पुश मिल सके और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं और इम्पोर्ट्स करते हैं उनका जो डिफरेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो वो इम्प्रूव किया जा सके। अभी हम ट्रेड डिफिसिट में चल रहे हैं, मतलब घाटा हो रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो पहली कंट्री जिसने आरसेप का एफटीएफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो कौन सी बन गई है, वो कंट्री बन गई है सिंगापुर। आरसेप का रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो आरसेप ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहली कंट्री जिसने साइन किया है वो बन गई है सिंगापुर। इंडिया इसे साइन नहीं कर रही है, इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। इंडिया ने मना कर दिया था कि वी विल नॉट बी द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। वजह क्या थी, इंडिया क्यों नहीं इसका मेंबर बनना चाहता था, ये एशिया में सभी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, जापान, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट से और एशियन कंटिनेंट से की सभी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। इंडिया ने इसमें इसलिए नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि इसमें क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि इंपोर्ट बैरियर्स कम लगाए जाते हैं। दूसरी मेंबर कंट्रीज़ में इंपोर्ट बैरियर्स कम लगाए, ड्यूटीज़ कम लगाई जाती हैं, कई बार तो कई चीज़ें फ्री की जाती हैं। ये पहले डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ें फ्री होंगी कौन सी नहीं होगी। तो इसमें क्या था, इंडिया पहले जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है उसमें इंडिया को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया है कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी और चाइना जैसी कंट्रीज़ जो कि बहुत बड़ी कंट्री हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्रीज़, उनकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो वो क्या करते थे, माल बनाते थे और इंडिया में डंप कर देते थे। इंडिया में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कम है, बड़े बड़े प्लांट्स बहुत कम लगे हैं, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो इसलिए इंडिया को इससे ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता था। हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते थे और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे, जिससे इंडिया को नियर अबाउट 50 बिलियन का हर साल लॉस होता था। तो इंडिया ने इसलिए इसको साइन नहीं किया। इसका आंसर है सी। सो दैट्स इट फॉर नाउ।
और मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ला सकूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वो क्या है कि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ज़्यादा काम करूँ और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। सो आई होप, और इसमें कोई रुपए भी नहीं लगते आपके। सो प्लीज़ फोकट का है तो जल्दी कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, बाय, वी विल सी यू टुमारो।